यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अच्छे से कर लिया है तो इस चैप्टर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस आप लोगों को पढ़ने हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के पहले मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगी कि आप लोग पहले चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की वीडियोस देखिए, उन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। एंड चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, क्योंकि सारे केमिकल रिएक्शंस उसी में पढ़ने हैं। बाय द वे हम लोग शुरू करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है मेटल्स का पूरा डिटेल, मेटल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड फ्रॉम वेयर वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स, हम लोगों को मेटल कहाँ से मिलता है। ऑल अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ चूंकि नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम लोगों को ये पता रहना जरूरी है व्हाट आर मेटल्स। डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे मेटल्स को देखते रहते हैं, जैसे हम लोग गोल्ड देखते हैं, सब कोई अपने घर में गोल्ड देखते हैं, आयरन के बने हुए ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, कॉपर के बने हुए ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मेटल्स को हम लोग देखते हैं, इसे पहचानते हैं और जानते हैं कि दीज आर मेटल्स। क्लियर नाउ, तो अब हम लोगों का व्हाट इज मेटल्स एग्जैक्टली, मेटल्स किसे कहते हैं। चूंकि हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है 9th क्लास में, एटम्स के बारे में पढ़ लिया है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस के बारे में भी पढ़ लिया है। क्लियर, तो मेटल्स किसे कहते हैं। मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इजीली, इट मीन्स जो इजीली पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, क्लियर, ये आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो पॉजिटिव आयंस बनते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर नहीं पढ़ा है अभी तक या नहीं जानते हो तो मेरे 9th क्लास वाले वीडियोस को आप एक बार फ्री टाइम में जरूर देख लीजिएगा। एलिमेंट वो एलिमेंट्स जो इजीली पॉजिटिव आयन बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स कहलाते हैं। तो एलिमेंट्स को हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल, मैं ये भी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगी। मेटल्स जितने भी होंगे उन सबका अपना कोई ना कोई एटॉमिक नंबर तो होता ही होगा, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप उसका क्या कीजिए, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपने लिख लिया तो उससे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता चल जाएगा। क्लियर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या इफ 1 रहे, 2 रहे या 3 रहे तो वो सारे होंगे मेटल्स। क्लियर, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अगर 2 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, 3 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और ये सारे हो जाते हैं मेटल्स, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये पता लगा सकते हैं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। क्लियर, अब चूंकि मेटल्स पढ़ रहे हैं तो जो मोस्ट अबंडेंट मेटल्स है हमारा अर्थ क्रस्ट पे, तो मोस्ट अबंडेंट, अब चूंकि आपने ये टॉपिक तो 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो 10th क्लास में थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंट नहीं, सॉरी, डिटेल में पढ़ना रहता है। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल जो होते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम एंड आयरन।
तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। चूंकि ये पॉजिटिव आयन बनाता है, दैट्स वाई ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो इनकी कैपेसिटी है वही इसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को बताती है। चलिए, अब चूंकि मेटल्स का एक बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट मिल गया, इसका अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपने मेटल्स देखा होगा अपने घर में, वो जनरली सॉलिड ही होते हैं और जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है उसे मैं डील करूंगी और ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, 10th क्लास में क्वेश्चंस इस तरह से नहीं आएंगे कि डिफाइन मेटल एंड राइट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, उस तरह से जनरली 10th क्लास में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस उनकी सारी प्रॉपर्टीज के अंदर होते हैं, तो ये मैं बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दे आर मैलिएबल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि सारा कुछ बोर्ड पर लिखना संभव नहीं होता है। तो मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का इट मीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट। एक थीन शीट में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ये एक मेटल है, इसे बीटन, ऐसे अगर हम लोग हथौड़े से पीटना शुरू कर दें तो ये टूटेगा नहीं, ये धीरे धीरे एक थीन शीट में कन्वर्ट कर जाएगा। इसका एग्जांपल्स हम लोग बहुत सारा देखते हैं। गोल्ड का भी थीन शीट बनता है, आयरन का भी थीन शीट बनता है जिससे बॉक्सेस वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत पतला सिल्वर फॉयल हम लोगों ने देखा है, सिल्वर फॉयल देखा है हम लोगों ने मिठाइयों के ऊपर, जिसे चांदी का वर्क कहा जाता है। तो मिठाइयों के ऊपर लगा हुआ सिल्वर कलर का आप लोगों ने देखा, वो कितना पतला होता है, वो सिल्वर का बना हुआ रहता है। एल्युमिनियम फॉयल जिसका हम लोग फूड वगैरह को रैप करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि मेटल्स को बीट करके, बीट यानी पीट कर उसे थीन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड दिस इज नोन एज मैलिएबिलिटी। एंड इसलिए कहा जाता है कि मेटल्स आर मैलिएबल। तो जो मोस्ट सबसे ज्यादा मैलिएबल जो भी हमारा एलिमेंट है वो है सिल्वर एंड गोल्ड। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं कि राइट द मोस्ट मैलिएबल मेटल, तो यू हैव टू राइट सिल्वर एंड गोल्ड। अब इसे और भी एक तरह से डिफाइन करने आ सकता है, मैलिएबिलिटी। अब बोला जाएगा कि भाई आप लोग मैलिएबल तो जानते ही हैं, यानी मेटल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी। तो अब एग्जाम्स में अगर मैलिएबिलिटी को डिफाइन करने आए, बेटा आपका सारा कुछ यही रहता है क्वेश्चन, लेकिन जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको आंसर उसी तरह से लिखना पड़ता है। तो मेटल्स आर मैलिएबल, they have the property of malleability, clear? तो अब malleability को डिफाइन करना है, तो ऐसे करेंगे, property of metal by which it can be beaten into thin sheet, clear? देखिए कैन से हमारा डेफिनेशन तो मैलिएबल का ही आ गया, बट मैलिएबिलिटी जब पूछा गया तो आपने, चूंकि ये प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, दैट्स व्हाई यू हैव टू डिफाइन इट लाइक दैट, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच इट कैन बी बीटन इनटू थीन शीट। और इस तरह से हमारे क्वेश्चंस में का आंसर दिया जाता है, क्लियर? तो मैंने जैसे मैलिएबिलिटी बताया वैसे ही डक्टिलिटी एंड सबका डेफिनेशंस बिल्कुल वैसे ही आएगा। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज डक्टाइल। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। इसे पतले से पतले वायर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं ना हम लोग, वायर कॉपर के रहते हैं, वायर आयरन के रहते हैं, वायर गोल्ड के रहते हैं। जो ज्वेलरीज बनती है वो पतले पतले वायर से बनती है, क्लियर?
तो इस वजह से उसे खींचकर एक पतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड दिस इज नोन एज डक्टाइल एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। अब आप लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, property of metal by which it can be drawn into thin wire, and जो most ductile metal है वो होता है गोल्ड। क्लियर? गोल्ड को एंड सिल्वर भी है बट मोस्ट होता है गोल्ड। क्लियर? तो आप लोगों को मोस्ट कौन होता है ये भी याद करना होगा। थर्ड पॉइंट, they are conductor, good conductor of heat and electricity। अब आप एक मेटल ले लीजिए, ऐसे आप करके मत देखना क्योंकि आपको करंट लग जाएंगे। आप एक मेटल लेकर के और प्लग में डाल दो, ठीक है? क्या होगा, इसके दूसरे, अगर टेस्टर से आप चेक करोगे ना तो दूसरे एंड पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट दिखेगा आप लोगों को। इट मीन्स जो करंट यहाँ था वो फ्लो होकर के दूसरे एंड तक आया। क्लियर? इट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्पून ले सकते हैं और उसे हम लोग गैस चूल्हे पे ऐसे रख दें। जब स्टार्टिंग में हम लोग टच करेंगे तो वो ठंडा रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद जब उसे टच किया जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा। इट मीन्स जो हीट यहाँ था ये मूव करते हुए दूसरे एंड पर आया। कंडक्टर एक्चुअली हम लोग कहते किसे हैं? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने बॉडी से गुजार सकते हैं। इट मीन्स इसके एक एंड से दूसरे एंड तक हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है? तो मेटल्स जो भी होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब हीट के जो बेस्ट होते हैं, हीट के लिए जो बेस्ट है वो है कॉपर। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। हीट के लिए जो हमारा बहुत अच्छा होता है वो मेटल्स यानी कॉपर के ही होते हैं, कॉपर होता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा जाएगा कि जनरली जो वाटर हीटर है, वाटर हीटर हो गया या जो यूटेंसिल्स हो गए वो मेटल्स के क्यों बने रहते हैं? ये क्वेश्चन आपका, इस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है। वाटर हीटर हो गए या जो यूटेंसिल्स हो गए वो मेटल के क्यों बने रहते हैं? तो आपको आंसर यही लिखना होता है, इट इज सो बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इस तरह से आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चंस अगर ट्विस्ट करके पूछे जाएंगे तो आप उसका आंसर दे दोगे ना। तो ऐसे जो हमारा सिल्वर होता है, अगर बेस्ट पूछा जाए कि बेस्ट कौन है तो इट इज सिल्वर। सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्यों नहीं हम लोग जो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो पोल पे लगाए जाते हैं वो सिल्वर का लगाते हैं? क्योंकि कॉपर हमारा सेकंड बेस्ट है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉपर। तो क्यों कॉपर के वायर लगाए जाते हैं? सिल्वर का लगाया जाता तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो और अच्छे से हो सकता था। इसलिए बिकॉज सिल्वर कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली होता है, इस वजह से हम लोग वायर्स कॉपर के बनाते हैं, सिल्वर के नहीं बनाते। बट जो बेस्ट कंडक्टर है वो है हमारा सिल्वर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाएंगे। जो पुअरेस्ट है, जो पुअरेस्ट है आपको ये भी इसमें याद रखना है, दिस इज लीड। जो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो लीड होता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लस्टरस। लस्टरस इट मीन्स कि दे हैव शाइनी सरफेस। हम लोग कोई सा भी मेटल देख लें, वो मेटल क्या होता है, उसमें एक चमक होती है। ठीक है, मान लिया कि आयरन का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है और वो चमक नहीं रहा है, इट मीन्स कि एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आके उसमें कॉरोजन हो गया है। कॉरोजन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आप लोगों को चैप्टर 1 में, इसका डिटेल अब इसमें भी पढ़ना है। इट मीन्स कि वो इट बिकम कोरोड, इस वजह से उसका शाइनी सरफेस नहीं दिखता है। तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो लस्टरस होते हैं, इट मीन्स कि उनमें शाइनी सरफेस होती है।
फिफ्थ पॉइंट है, इट इज हार्ड। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। हम लोग किसी भी मेटल्स को टच जब करेंगे ना तो वो हार्ड होंगे, छूने पर वो हार्ड लगेंगे। बट दो मेटल ऐसे होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों सॉफ्ट होते हैं एंड दिस इज एक्सेप्शनल केस। इनका जो सॉफ्टनेस है इट इज जस्ट लाइक इरेजर। जो इरेजर आप लोग यूज करते हैं अपने स्टडी मटेरियल में, बिल्कुल जो नटराज का इरेजर आता है व्हाइट कलर वाला, क्लियर, बिल्कुल वैसा ही ये सोडियम एंड पोटेशियम दिखता है और वैसा ही वो सॉफ्ट भी होता है, क्लियर। तो आपको ये एक्सेप्शनल केसेस याद रखने हैं। ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसे बाय द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू की मदद से हम लोग इसे इजीली काट सकते हैं, जैसे अपने इरेजर को काट सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ठीक है। हम लोग देखते भी हैं जितने भी मेटल है सारे सॉलिड नजर आते हैं, बट देयर इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल केस। आपको एक्सेप्शनल केस भी याद रखना है। मरकरी आप लोग देखिएगा वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और थर्मोमीटर जो आप लोग यूज करते हैं उसके किंक में भी मरकरी डाला रहता है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। 7th, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चूंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, सारे मेटल्स के पार्टिकल्स, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं, इस वजह से इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। बट चूंकि सोडियम एंड पोटेशियम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्ड नहीं होते हैं, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्लियर। 8th पॉइंट, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है दे आर साउंड प्रोड्यूसिंग। आप कभी भी किसी भी मेटल के ऊपर मार के देखिए कुछ, ठीक है, आप वुडन आवाज तो सब में होती है, बट मेटल पे जब आप मार के देखते हो तो एक टंकार की आवाज आती है। और यही वजह है कि जो बेल बनाए जाते हैं, जो घंटियां बनाई जाती हैं स्कूल्स में या पूजा के समय जिसे हम लोग यूज करते हैं, वो मेटल्स की बनाई जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों बनाई जाती हैं? बिकॉज दे आर सोनोरस। एंड द 9th पॉइंट इज दे हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। हाई डेंसिटी तो होगी ही बिकॉज दे आर सॉलिड, एंड सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस वाली जब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग जान गए थे कि सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज है, निश्चित रूप से इसमें केमिकल रिएक्शन से पढ़े जाएंगे। तो इसमें डिफरेंट कंपाउंड के साथ या डिफरेंट एलिमेंट के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 रिएक्शन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था, मैंने इसलिए कहा था कि चैप्टर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास केमिस्ट्री। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट मींस मेटल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ये मेटल ऑक्साइड आइदर बेसिक नेचर का होता है और एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब ये बेसिक नेचर क्या है और एम्फोटेरिक नेचर क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट अस सपोज मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, मेरे नोट्स में बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाएंगे और उस एग्जांपल से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही नहीं जो भी मेरे नोट्स में है। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, मैंने क्या कहा, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, इट इज सिंपली कंबाइन। नाउ सोडियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। आपको बैलेंस करना भी बता दिया गया है, तो अब आप लोग इसे बैलेंस कर लीजिएगा, क्लियर। नाउ सोडियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, चलिए ये तो हम लोगों ने रटा मार लिया। ये बेसिक नेचर का होता है, ये दिखाने के लिए जब सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड चूंकि हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ चुके हैं तो व्हाट इज इट? इट इज बेस।
कहा जाता है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि उसे पानी में घोलने के बाद वो बेस बनाता है। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि कैसे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक यानी वैसे मेटल ऑक्साइड जो बेसिक नेचर को भी शो करें एंड जो एसिडिक नेचर को भी शो करें, यानी इसमें दोनों प्रॉपर्टी हो जाए, ये ड्यूअल प्रॉपर्टी को शो करने लगे, कहीं पर ये बेस बन जाए, कहीं पर ये एसिड बन जाए। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एल्युमिनियम एंड जिंक का आप लोगों को पढ़ना है, सोडियम पोटेशियम ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट एल्युमिनियम एंड जिंक जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एक तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, साथ में ये भी आता है कि बाय गिविंग एग्जांपल shows that aluminium or zinc are amphoteric in nature। तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करना पड़ता है by showing an reaction। एक रिएक्शन के द्वारा उसे आपको प्रूफ करना पड़ता है कि भाई इसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, एसिडिक की भी एंड बेसिक की भी। तो चलिए हम लोग समझते हैं किस तरह से मैंने यहाँ बताया है। तो जिंक जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। ये तो हमारा सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये बना देगा जिंक ऑक्साइड। ना अब हमें ये शो करना है कि इसकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी होती है। आपने एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ रखा है, उसमें आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ लिया है, और जिसमें है कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये एकदम आप लोगों ने अभी तक तो रट्टा मार लिया होगा। क्लियर? नो, हम लोगों को इसी रिएक्शंस को शो करना है। इसमें हम लोगों ने क्या किया? जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया एक एसिड के साथ, और यहाँ पर मैंने लिया है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? अब जब इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाता है तो सिंपली ये बना देता है सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर समझिए, ये तो हमारा एसिड है, हमें ये पता है कि ये एसिड है, बट ये नहीं पता है या एसिड है या बेस या न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही इसने बना दिया सॉल्ट एंड वाटर, इट मीन्स ये एसिड हमें पता है, तो निश्चित रूप से ये क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये बेसिक नेचर का होना चाहिए ना, या ये बेस होना चाहिए ना, क्योंकि जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? तो ये बेसिक नेचर का है, हमें इस रिएक्शन से पता चल गया कि भाई जिंक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बेसिक नेचर की है। चलिए रिएक्शन नंबर 2, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज बेस, ये अब हम लोग जान चुके हैं कि ये बेस है। तो जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो बनाता है सोडियम जिंकेट, एंड सोडियम जिंकेट इज अ सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड रिलीज करता है वाटर, वाटर भी देता है। तो यहाँ पर ये चीज मुझे नहीं पता कि ये क्या है, दिस इज क्वेश्चन मार्क, ये एसिड है या बेस है हमें नहीं पता। लेकिन जब ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहा है सॉल्ट एंड वाटर। इट मीन्स जब कोई सब्सटेंस बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, इट मीन्स इट इज एसिड इन नेचर ना। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बेसिक नेचर को शो कर रहा है। इट मीन्स जिंक ऑक्साइड एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो कहीं एसिडिक नेचर को शो करता है, कहीं बेसिक नेचर को शो कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो पहले तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है उसका डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, वो आप कर लीजिएगा, और उसे कैसे प्रूफ करेंगे उसके लिए आप लोगों को ये रिएक्शंस याद होने चाहिए। रिएक्शन नंबर 2 इज रिएक्शन विथ वाटर। तो मेटल्स वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड
एंड रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो ये तो भाई इक्वेशंस है आपका, इसे तो याद करना ही करना है। आइदर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या स्टीम के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो कौन से मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं आपको ये भी पढ़ना होगा। तो कोल्ड वाटर के साथ जो मेटल रिएक्ट करते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। आपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़ लिया होगा, चैप्टर 1 में ही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्ट करने वाले मेटल्स हैं वो है पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। और जब ये सारे मेटल्स रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस एंड रिलीज करता है हीट भी। सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों हीट को रिलीज करते हैं इस रिएक्शन में। क्लियर? और क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये रिएक्ट करते हैं तो उससे जो हीट निकलता है वो हीट इस हाइड्रोजन गैस को जलाने का काम करता है और इसके कारण क्या होता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन अभी तुरंत आप लोगों को बताऊंगी। तो सोडियम एंड पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं अपने हाइड्रोक्साइड, रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस और हीट भी। ये हीट इतना सफिशिएंट होता है कि इट कैन बर्न हाइड्रोजन गैस। ना कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है बट इसमें इतना हीट नहीं निकलता कि ये हाइड्रोजन गैस को बर्न कर सके। तब क्या होता है कि लेट अस सपोज ये कैल्शियम का मैंने एक पार्ट लिया है और इसे पानी के अंदर डाला है। ये रिएक्शन जब करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और ये हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में, देखिए जो मैं ये बबल्स आप लोगों को दिखा रही हूँ, बबल्स के फॉर्म में ये इसके पूरे सरफेस पे अटैच हो जाएगा, जिसके कारण ये कैल्शियम पानी में फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हेन कैल्शियम is put under water then it start to float, what is the reason behind it? तो आपको यह लिखना है कि कैल्शियम react with water, release hydrogen gas and heat, but this heat is not sufficient to burn the hydrogen gas and bubbles of hydrogen gas attached to the surface of calcium and make it float in water। ये मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। क्लियर? कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और जब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर यहाँ हीट नहीं निकलता। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे अपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और निकलेगा सिंपली हाइड्रोजन गैस। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, बिकॉज with respect to other elements these are less reactive elements metals in reactivity series। तो ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ और जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड ना बना के बनाएगा मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस तो एज इट इज निकलेगा ही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिकली एग्जाम्स में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि राइट द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। आपको मैंने जितने छोटे छोटे चीज बताए हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे, जैसे कि कैल्शियम वाला मैंने बताया, हीट किस केस में निकलेगा, मेटल जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या, यदि कोई स्पेशल केस होता है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। यहाँ एक क्वेश्चन और भी है, जब आप लेबोरेटरी में जाओगे या आपके स्कूल में जो लेबोरेटरी होगी वहां पे सोडियम एंड पोटेशियम को रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है, नहीं किरासन का तेल या मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, उसे केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये ऑक्सीजन से भी इजीली रिएक्ट कर लेते हैं और वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और इतना हीट इनमें निकलता है कि उसमें आग लग जाती है।
इसलिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। क्लियर? आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़ रखा है चैप्टर 1 में, बट मैं यहाँ फिर से मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझाने में सुविधा हो जाए। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है जो कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी को शो करता है। यहाँ बीच में हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। क्लियर? तो रिएक्शन विद एसिड में आप लोगों को ये पढ़ना है कि जितने भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं दे कैन ओनली रिएक्ट विद एसिड। ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं ना। अब इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा मेटल है जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एक्चुअली ये रिएक्शन आप लोगों ने एसिड बेसिड सॉल्ट में पढ़ रखा है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये मेटल क्या करता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और हाइड्रोजन की जगह खुद अपने आप को अटैच कर लेता है और बना देता है अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट। क्लियर? मेटल हाइड्रोजन का जगह ले लेता है, जैसे यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन को हटा दिया तो सोडियम एंड क्लोरीन मिलके बना दिया सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज कर दिया गया। अब आप इसे अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिए। क्लियर? ना, लेकिन जैसे ही कॉपर रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। लेकिन यहाँ एसिड में तो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेसिकली आपको 2 या 3 ही पढ़ना है। नाइट्रिक एसिड भी होता है। तो जैसे ही कोई मेटल भले वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ही क्यों ना हो, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो नो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये आपके लिए कुछ नया है इसमें। क्लियर? तो नो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि when metal react with nitric acid it doesn't release hydrogen gas, why? Explain, give the reasons। इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लिखना है कि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसलिए जो भी हाइड्रोजन रिलीज होता है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इसलिए वो कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। बट इसमें भी एक केस है, जब वेरी वेरी डाइल्यूट, बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम लोग लेते हैं तो उस समय 2 ऐसा मेटल है जो रिएक्शन को शो करता है और वो है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। जब ये मैग्नीशियम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी वेरी डाइल्यूट, यहाँ तो मैंने 1 टाइम्स डाइल्यूट लिखा है, बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो अपना सॉल्ट बनाता है मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। बेटा एग्जाम्स में क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, थोड़ा सा जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहते हैं वो इन सारे टॉपिक्स के अंदर से पूछे जाते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है? अब सॉल्ट सॉल्यूशन रिएक्शन आप बिल्कुल याद कर लीजिए, चैप्टर 1 का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 100% ये वही है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप याद कर लो। अगर आपने अच्छे से मेरे चैप्टर 1 का वीडियोस देखा है तो आपको इन सारे को समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इस चैप्टर से पढ़ना शुरू नहीं करो, चैप्टर 1 से पढ़ोगे तो सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट मींस रिएक्शन इन विच
मोर रिएक्टिव मेटल, चूंकि हम मेटल नॉन मेटल है इसलिए मैंने उसे एलिमेंट नहीं कहा, मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स को। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से रिवीजन क्लास ये ले रही हूं एक तरह से, व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या होगा, कॉपर रिएक्टिव है ज्यादा या आयरन? आयरन रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर है, कॉपर हमारा नीचे है। ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसका जगह खुद ले लेगा, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपको रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन में वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही पढ़ना है। क्लियर ना? रिएक्शन विद क्लोरीन हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद क्लोरीन। तो इसमें सिंपली इट इज नथिंग, इट इज, आपको सिर्फ अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तो अगर आप ऐसे भी याद करते हो ना एग्जाम में, आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा अगर आपने अच्छे से समझा है तो। रिएक्शन विद क्लोरीन आप सिंपल दिमाग में अपना बैठा लो, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। C फॉर क्लोरीन, C फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अगर आपने सिर्फ इस चीज को याद कर लिया तो देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। लेट अस सपोज आपको एग्जाम में आ जाता है कि भाई लिखिए Na सोडियम व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म व्हाट। भाई मैंने तो पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट मींस इन दोनों को सिंपली कंबाइन कर देना है। तो सोडियम एंड क्लोरीन जब कंबाइन करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला तो भाई आपको लिखना ही है 9th क्लास के आधार पर। अब जब जरूरत पड़े बैलेंस करने की तो उसे बैलेंस कर दीजिए, है ना, बिल्कुल आसान। और मैंने चैप्टर 1 में कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, ये भी सारा कुछ पढ़ा रखा है। तो अगर सिंपली आप याद कर लेते हैं कि इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपको फिर सारा रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। जितने भी मैंने नोट्स में डाले हैं उससे ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, ये मैं बार बार कह रही हूं आप लोगों को। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन्स। रिएक्शंस बच्चे बहुत पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप लोग कीजिए, भी बहुत सारा समय है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, इट इज सिंपली जैसे क्लोरीन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, ऑक्सीजन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, इसमें भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। तो आप लोग कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि भाई जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के रिएक्शन के साथ रिएक्शन करता है, तो होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद फिर आपको जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पता है तो आप सिंपली अपने इक्वेशंस को बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से भी आप ट्रिक बना के उसे याद कर सकते हैं। नाउ रिएक्शंस विद हाइड्रोजन, सिंपली इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी मेटल जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। तो सोडियम जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। एंड जब आपको इसे बैलेंस करना हुआ तो आप इसे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा है कुछ कि सारे मेटल्स इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही करते हैं। सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं, क्लियर। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सारे मेटल्स नहीं करते हैं, कुछ जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही करते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि अब आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना सीख चुके हैं, आयंस के बारे में जान चुके हैं, तो इसमें इट इज आयोनिक। मैं इसे नीचे स्क्रॉल कर ले रही हूँ, इट इज आयोनिक। अब आयोनिक है तो यहाँ पर ये सोडियम आयन है, बट यहाँ ये हाइड्राइड आयन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज सोडियम हाइड्राइड। चूंकि जो लास्ट में रहते हैं, ये मैंने अपने आयंस का जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को वीडियो, उसमें मैंने बताया है कि जो सेकंड में रहते हैं वो नेगेटिव आयन रहता है,
और उसमें आई सफिक्स लगाते हैं। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन तो निगेटिव आयन के फॉर्म में मौजूद है, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव आयन बनाने की। तो इस हाइड्रोजन को पॉजिटिव आयन के फॉर्म को छोड़ के निगेटिव आयन के फॉर्म में रहना पड़ रहा है। तो ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। इस वजह से कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं हाइड्राइड। क्लियर? तो ये इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था। नाउ आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक हमारा आ गया है। अब दिस इज एक्वा रीजिया। अब ये एक्वा रीजिया बहुत स्पेशल तरह का है। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ और यही एक स्टोरी आपके एनसीईआरटी के बुक का एक क्वेश्चन भी है। क्लियर? देखिए स्टोरी क्या है। एक पर्सन अपनी गोल्ड ज्वेलरी को लेके गया गोल्ड स्मिथ के पास। आप कभी भी सुनार के दुकान पर जाओ, वो जब आपके ऑर्नामेंट्स यानी आपके जेवर को जब साफ करेगा, क्लियर, तो नेचुरली उसमें से उन लोगों की ट्रिक होती है कि वो क्या करते हैं, उसे साफ तो कर देते हैं, साथ में साफ हो जाता है आपके ऑर्नामेंट्स का एक लेयर भी। और वो उसे हिंदी भाषा में उसे कहा जाता है, भाई हमने खट्टा तेजाब यूज किया है, तेजाब यूज किया है। व्हाट इज दिस खट्टा तेजाब? एंड ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है बेटा। साइंस पढ़ने से यही फायदा होता है कि हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है अपने डेली लाइफ के बारे में। दिस इज एक्वा रीजिया। अब ये एक्वा रीजिया होता क्या है? एक्वा रीजिया होता है मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स। दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मिक्सचर होता है जिसमें ये दोनों का रेशियो होता है 1:3, यानी 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड रहते हैं एंड 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहते हैं। और इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी रहती है कि इट कैन डिसॉल्व एनी मेटल। ये किसी भी मेटल को डिसॉल्व करते हैं। तो लेट अस सपोज अगर ये मैं कुछ ऑर्नामेंट्स लेकर सोनार की दुकान में जाती हूँ और उसे वो लोग इसे एक्वा रीजिया में डुबो दें और इसे यूं रब करके साफ कर दें, तो इसके ऊपर का एक पतला सा लेयर वो डिसॉल्व हो जाता है, वो निकल जाता है। और बाद में एक प्रोसेस के द्वारा, वो प्रोसेस आपको अभी नहीं पढ़ना है, उस प्रोसेस के द्वारा वो लोग क्या करते हैं कि उस सॉल्यूशन से गोल्ड एंड सिल्वर इन सारे चीजों को लोग एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो आपकी स्टोरी ये है और एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है कि एक बच्चा एक ऑर्नामेंट लेकर के गया गोल्ड स्मिथ के पास और जब साफ करने के पहले उसका वजन कुछ और था और साफ करने के बाद देखा कि उसके जो उसके मास है उसके ऑर्नामेंट्स की, उसमें कुछ कमी आ गई। वो क्यों आई? आपको यही क्वेश्चन है। तो आपको क्या लिखना है? गोल्ड स्मिथ यूज एक्वा रीजिया which is the what is it? It is the solution or mixture of two acids, nitric acid and hydrochloric acid mixed in the ratio of 1:3, and it has property to dissolve any metal. So when Goldsmith put ornament in this solution, it remove one layer of that metal and the weight, it loses weight, उसका weight lose वो कर लेता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में। आप ऐसा नहीं सोचिएगा, मैंने हर एक चीज को मेंशन किया है अपने नोट्स में और आपको इस चीज का नोट्स मेरे वीडियो पार्ट 2 में आप लोगों को मिल जाएंगे। पूरा का पूरा मेटल एंड मेटल का नोट्स आप लोगों को पार्ट 2 के वीडियो में मिल जाएगा। तो और भी इसके आगे बहुत कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह से नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे नोट्स को लिखिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी क्वेरीज को पूछिए, अपने क्वेश्चंस को पूछिए, मैं उसका आंसर आपको तुरंत दे दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के मिलने के पहले बाय।